अब अगर हम इसे लेते हैं एक स्वीकृत तथ्य के रूप में कि वित्त हर दूसरी तकनीक या हर दूसरे उद्योग की तरह इसे कहने का एक बेहतर तरीका है इंटरनेट पर जा रहा है। तो नक्शों ने तो कर दिया है, मेरे पास A to Z नहीं है। अगर आपको यूके का समय याद है जब अपनी कार में, तो हम गूगल मैप या एप्पल मैप का उपयोग करेंगे, या आप जानते हैं जो भी हो, आप जानते हैं हमारे पास अब अपनी कार में CD नहीं है, हम स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक या जो कुछ भी हो का उपयोग करते हैं। तो इन सभी अन्य उद्योगों ने इंटरनेट की ओर पलायन कर दिया है। इसलिए एक बैंक को यह पता लगाना होगा कि वह उन प्रणालियों को कैसे बदलना शुरू कर सकता है और उन प्रथाओं और नियंत्रणों और बाकी सभी चीज़ों और शासन और नियमों आदि को कैसे बदल सकता है ताकि एक कठिन माहौल से निपटने में सक्षम हो सके। काउच पर मेरे साथ हैं निक फिलपॉट। निक यूके से हैं और वह जोड़िया मार्केट्स के सह संस्थापक हैं। लोग क्रिप्टो को देखते हैं और बस सोचते हैं ये जटिल लग रहा है, लेकिन ये सच है। ये मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी सच है। तुम्हें पता है मुझे वापस जाना होगा, मुझे नहीं पता, शायद 1 दशक या उससे थोड़ा कम। जब यह पहली बार आया था तो वास्तव में इसे कुछ इस तरह बताया गया था, अर्जुन आप इसके लिए शायद 10 साल बहुत बूढ़े हैं और मैं उस समय से 10 साल छोटा था। हाँ बिल्कुल, मेरे कुछ बुजुर्ग रिश्तेदार कहते हैं ओ तुम बिटकॉइन में काम करते हो, है ना। अर्जुन के साथ काउचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में स्वागत है। काउच पे मेरे साथ हैं निक फिलपॉट। निक यूके से हैं और वह जोड़िया मार्केट्स के सह संस्थापक हैं। निक, काउच पर आपका स्वागत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो दुनिया के लिए ये एक बड़ा सप्ताह है। हाँ, दुबई में टोकन 2049 चल रहा है। हाँ ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प है कि बिटकॉइन या तो आधा होने वाला है या आधा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये 19 या 20 तारीख के आसपास होने वाला था, जैसा कि सतोशी नाकामोटो ने इतने साल पहले इसे प्रोग्राम किया था। बहुत दिलचस्प बात है, आपने सतोशी नाकामोटो का जिक्र किया। सीजन 2 के अंत में वास्तव में मेरे साथ काउच पर डेविड चॉम थे। सही है, और मुझे लगता है कि उनके लिए मेरा शुरुआती सवाल था, क्या वह सतोशी नाकामोटो है? क्या उनका कोई समूह है? हाँ, एक साथ सतोशी नाकामोटो के रूप में। मुझे लगता है कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने उस सवाल को टाला था। हाँ, ये दिलचस्प है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप जानते हैं जोड़िया मार्केट्स क्या करता है, इसके बारे में मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। और आप एक OTC क्रिप्टो ब्रोकरेज हैं। सही, हाँ। मुझे लगता है आप संस्थानों पर केंद्रित हैं। हाँ, लेकिन चलिए थोड़ा बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। और क्या मुझे लगता है कि यहाँ कुछ सवाल हैं। बिटकॉइन को आधा करने का वास्तव में क्या मतलब है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, क्या बदलने वाला है? तो बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क नामक चीज़ द्वारा सुरक्षित किया जाता है। और प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसी तकनीक है जो बिटकॉइन से पहले मौजूद थी और इसका इस्तेमाल अन्य चीज़ों के अलावा ईमेल में किया जाता है। ये वास्तव में स्पैम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें जो शामिल है वह है सत्यापनकर्ता नोड मूल रूप से बहुत ही कठिन गणितीय पहेलियों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन गणित पहेलियों को हल करने का तरीका वास्तव में बड़ी मात्रा में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से होता है, इतना विशाल कि वास्तव में यह कंप्यूटिंग शक्ति की मात्रा का एक कार्य बन जाता है। और फिर अगले चरण के रूप में वास्तव में आप जितनी बिजली लगा सकते हैं उस गणित पहेली को सुलझाने के लिए, उस शक्ति को प्रदान करने के लिए, जो भी सत्यापनकर्ता गणित पहेली को हल करने में कामयाब होता है उसे अगला ब्लॉक जोड़ने का मिलता है। जाहिर है ये ब्लॉकचेन में ब्लॉक है और बिटकॉइन नेटवर्क इनाम प्रदान करता है और फिलहाल वह इनाम 6.35 बिटकॉइन है। तो जो भी हो वह लगभग 360 या कुछ ऐसा ही है। हाँ, हम 64,000 पर हैं। हाँ, 66,000 का सवाल। बिल्कुल, हाँ, 66,000 का सवाल है। बिल्कुल ठीक। तो उन नए सिक्कों को कॉइनबेस के रूप में जाना जाता है। कॉइनबेस नाम वहीं से आया है और अगले 1 या 2 दिनों में वह राशि आधी हो जाएगी। तो ये प्रति ब्लॉक 6.25 बिटकॉइन से घटकर 3.125 बिटकॉइन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं क्या आप जानते हैं इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, ये एक तरह से ट्रेडिंग सर्कल है। आप इसका उल्लेख इस प्रकार करेंगे जैसा कि आप जानते हैं, अफवाह खरीदें, तथ्य बेचें। तो वास्तव में इस बारे में बहुत सारी अफवाहें या इतनी अटकलें या इतनी चर्चा हुई है कि इसका प्रभाव क्या होगा। जब ऐसा होता है बहुत कम होगा क्योंकि कीमत शामिल है। ये शामिल है, बिल्कुल वही। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि वास्तव में इसका खनिकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। यही मैंने सोचा था। ये उन्हें हतोत्साहित नहीं करता है, ये प्रदान करता है। ये उनके बिजनेस मॉडल में समायोजन का कारण बनता है। ठीक है। तो जहां पहले वे 6.25 बिटकॉइन कमा रहे थे या वे उस 6.25 बिटकॉइन को कमाने के लिए अन्य खनिकों के खिलाफ दौड़ की स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अब वे केवल 3.125 बिटकॉइन ही कमाएंगे। तो परिणाम स्वरूप उन्हें बिजली की लागत, किट की लागत, परिसर और स्थान की लागत, इन सभी प्रकार की चीज़ों को अपने बिजनेस मॉडल में शामिल करना होगा। ठीक है, तो मैं बिटकॉइन को समझता हूँ। मैं आधे होने की अवधारणा और खनिकों के प्रभाव को समझता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है, अधिक समग्र दृष्टिकोण लेता हूँ, तो क्या यह वास्तव में किसी भी तरह से व्यापक बाजार को प्रभावित करता है? क्या यह ट्रेडिंग पैटर्न को प्रभावित करता है?
ऐसा कुछ भी? क्या इनमें से कुछ भी बदलता है? फिलहाल हमारा मानना है कि बहुत सारे ट्रेडिंग पैटर्न ETF द्वारा संचालित हो रहे हैं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि मुझे लगता है कि ये अभी इसी हफ्ते की बात है। हांगकांग ने घोषणा की है कि वे ETF को अनुमति देने जा रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है, अगर मुझे याद हो, तो UK भी धीरे धीरे ETN को अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि यह UK में होगा। मुझे लगता है कि वॉल्यूम के आधार पर यह बाजार को आधे होने के बदलाव से कहीं अधिक प्रेरित कर रहा है, जो हम अगले दिन के दौरान देखने वाले हैं। और मुझे खेद है, मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लैरी फिंक के साथ एक साक्षात्कार का एक अंश देखा। मुझे लगता है ये ब्लैक रॉक है। ये सही है। वो इसके CEO हैं और उन्होंने ETF के इतिहास में इस बारे में बात की। बिटकॉइन ETF सबसे तेजी से बढ़ने वाला या अब तक का सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड ETF था। ये सही है। क्या आपने उम्मीद की थी? मुझे नहीं पता कि क्या हमने इसकी उम्मीद की थी। तो जोड़िया मार्केट्स में हम केवल स्पॉट करते हैं, ठीक है? तो हम ETF में शामिल नहीं होते हैं। हम इस समय अपने ग्राहकों को बिल्कुल भी सेवा नहीं देते हैं। तो यदि आप चाहें तो एक हद तक हम देख रहे थे कि लगभग अकादमिक रुचि के साथ क्या हो रहा है। निश्चित रूप से कीमत पर असर पड़ता है, लेकिन हम एक मैच प्रिंसिपल ब्रोकर हैं। तो जो आ रहा है वो सीधे बाहर जा रहा है। हम एक बैंक के स्वामित्व में हैं और पूंजी नियमों के तहत बैंक इसके प्रति आभारी है। उन्हें किसी भी क्रिप्टो होल्डिंग के लिए बड़ी मात्रा में जोखिम पूंजी आवंटित करनी होती है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी राशि होती है। यह प्रभावी रूप से बैंकों को बैलेंस शीट पर किसी भी क्रिप्टो को रखने से हतोत्साहित कर रहा है। यही अंतिम उद्देश्य प्रतीत होता है। लेकिन परिणाम स्वरूप, क्योंकि हम एक सहायक कंपनी हैं, हम एक बैंकिंग समूह का हिस्सा हैं, हमें बैलेंस शीट पे कुछ भी रखने की अनुमति नहीं है, कुछ भी भौतिक नहीं। तो हाँ, मूल्य निर्धारण के संदर्भ में यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने हमारे ग्राहकों की ओर से अधिक गतिविधि को प्रेरित किया है। तो संस्थाओं को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यही कारण होगा कि ETF ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और आप जानते हैं, ETF जारीकर्ताओं और अन्य न्याय क्षेत्रों में सेवा शुरू करना चाहते हैं। इसलिए हमारी विशेषताओं में से एक क्रिप्टो की पेशकश करना है, लेकिन विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो सेवा प्रदाता वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं की नकल करते हैं। चाहे आप उन्हें अलग अलग न्याय क्षेत्रों में जो भी कहना चाहें, वे अभी भी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा की तो बात ही छोड़िए। तो आप जानते हैं, वे सिर्फ अमेरिकी डॉलर बैंक खाते प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम कई अलग अलग मुद्राओं में बहुत सारे अलग अलग बैंक खाते खोलने में सक्षम होने की थोड़ी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं, खासकर उन देशों की मुद्राओं में संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां क्रिप्टो और विशेष रूप से बिटकॉइन की मांग कहीं अधिक है। आप जानते हैं, यदि आप नाइजीरिया जैसी किसी जगह पर हैं, उदाहरण के लिए, जहां आपकी मुद्रा ढह गई है, या उदाहरण के लिए तुर्की में, वहां भारी मात्रा में अस्थिरता रही है। अर्जेंटीना एक और अच्छा उदाहरण होगा। सीधा संबंध है सफलता और अर्थव्यवस्था में कमी के बीच। मैंने सुना है कि कुछ लोग इसे लघु सोवरेन ट्रेड के रूप में बिटकॉइन कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी उचित है, काफ़ी उचित है। लेकिन इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड किंगडम या यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत उन न्याय क्षेत्रों में से कुछ में शायद अधिक आंतरिक मांग है, जहां यह अधिक सट्टा है। यह ऐसा कहने या धन कमाने की कोशिश करने के बजाय अपने धन को राजकोषीय दमन या अवमूल्यन या जो भी शब्द आप चाहते हैं, उससे बचाने की कोशिश करने जैसा है। मुझे लगता है कि हम थोड़ा आगे निकल गए। हाँ, क्षमा करें, क्षमा करें। तो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ। तो जोड़िया मार्केट्स। हाँ, आसान सवाल। सरल शब्दों में आप क्या करते हैं? आप वहाँ किस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? यह एक अच्छा सवाल है। तो हम खुदरा ग्राहकों को सेवा नहीं देते हैं, इसलिए मैं उससे शुरुआत करूँगा। हम सड़क पर मौजूद व्यक्ति को सेवाएं नहीं देते। प्राकृतिक व्यक्ति, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, हम केवल कानूनी व्यक्तियों की सेवा प्रदान करते हैं। तो आपको किसी प्रकार की एक कंपनी बनना होगा, एक कंपनी रजिस्ट्री और बाकी सब। हम एक OTC के रूप में क्या करते हैं, इसलिए OTC ओवर द काउंटर है। पुराने दिनों में यह सचमुच ओवर द काउंटर होता था। वे हमारे पास आएंगे और हमसे क्रिप्टो बनाम फेट या क्रिप्टो बनाम क्रिप्टो की कीमतें पूछेंगे। हम उन्हें कीमत उपलब्ध कराएंगे। यदि उन्हें कीमत पसंद आती है तो हम उस पर अमल करेंगे और उसके बाद ट्रेड तय करेंगे। और हमारे सभी शुल्क और फीस, जैसा कि विदेशी मुद्रा में होता है, कीमत में शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल विदेशी मुद्रा की तरह है। दूसरी ओर हमारे पास तब लिक्विडिटी प्रदाताओं तक पहुंच है। इसमें हमारे बहुसंख्यक शेयरधारक, विदेशी मुद्रा पक्ष पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल हैं, या हमारे पास एक्सचेंजों तक पहुंच है। और हम जो कर रहे हैं वह जोखिम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमें बिटकॉइन बेचने के लिए कहा है, लेकिन फिर उन्होंने हमें डॉलर दिए हैं, तो हम उन डॉलर को ले लेंगे और हम अपने लिक्विडिटी प्रदाताओं, एक्सचेंजों या जहां भी हो वहां से बिटकॉइन खरीद लेंगे और फिर हम उसे ग्राहक तक पहुंचाएंगे और हम सीधे ग्राहक से मुखातिब होंगे। तो कोई हिरासत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है? हम नहीं। हाँ, ये अंदर और बाहर है। बिल्कुल।
तो हमने जो करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने पापों के कारण पूर्व बैंकर हूँ, फर्म में हम में से कई लोग भी पूर्व बैंकर हैं, और हमने कुछ प्रथाओं, बैंकिंग की अच्छी प्रथाओं और काम करने के तरीके को सामने लाने की कोशिश की है। क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के लिए, चाहे वे वित्तीय संस्थान हों या कॉरपोरेट, यह इसे और अधिक पहचानने योग्य बनाता है, और परिणाम स्वरूप उनके लिए क्रिप्टो करेंसी में लेन देन शुरू करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यह परिचित लगता है। प्रभावी रूप से, यदि आप चाहें तो हम अपरिचित को परिचित बना रहे हैं। तो ऐसा करने का एक तरीका गैर हिरासत में रहना है। उससे मेरा मतलब क्या है? यदि आप FTX पर ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपको FTX को कुछ धन या अपना क्रिप्टो या जो भी हो उसे देना होता। आपने उन्हें मूल रूप से अपनी संपत्ति रखने की अनुमति दी होगी। अब यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऐसा किसी बैंक के साथ करें। मुझे नहीं पता, ADCB या बैंक FAB का प्लेटफॉर्म या जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में सभी बैंक एक जैसे हैं। आपके पास उनके साथ कुछ धन होगा, वे आपको आपकी शेष राशि दिखाएंगे और आप जाकर ट्रेड करेंगे। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका धन सुरक्षित है, बैंकों के भीतर प्रभावी ढंग से नियंत्रण और अनुशासित उपाय हैं। जैसा कि हमने FTX के साथ अदालती मामले में देखा है, आपके फंड सुरक्षित नहीं थे। आप जानते हैं, वे प्रभावी ढंग से कुकी जार में अपने हाथ डालकर वाक्यांश उधार ले रहे थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने उनमें से बहुत सारे फंड खो दिए। और वो फंड, ठीक है, वे खो गए थे। ऐसा लगता है कि FTX की संपत्ति के बहुत से लेनदार वास्तव में समाप्त हो रहे हैं, संकट आने के बाद से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप जोड़िया मार्केट्स गैर हिरासत में है। हम थर्ड पार्टी के संरक्षकों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक हमारी सहयोगी कंपनी जोड़िया कस्टडी है। तो ये एक ही वंश है, लेकिन अलग अलग शासन व्यवस्था और बाकी सब कुछ है। हम कॉइनबेस का उपयोग करते हैं, हम फायरब्लॉक्स के साथ काम करते हैं, और हम और अधिक संरक्षकों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम संरक्षक अज्ञेय बनने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन पंच लाइन, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम दिवालिया हो जाते हैं तो बस कुछ होता है, आपकी संपत्तियां अभी भी हिरासत में हैं, वे सुरक्षित हैं, और वे हमारी बैलेंस शीट से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं, आपके संस्थानों के लिए जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, ज़रूरत यह है कि वे परिसंपत्ति वर्ग पर सट्टा लगाना चाहते हैं, या? हाँ और नहीं। ठीक है। इसलिए जब हमने पहली बार इसे स्थापित किया तो वह हमारी मूल व्यवसाय योजना थी। हम मुख्य क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच प्रदान करने जा रहे थे, न कि लंबी पूंछ वाले ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन आप जानते हैं, बिटकॉइन, इथीरियम जाहिर है, फिर चेन लिंक, यूनिस्वॉप, AAVE, COMP और इतने पर। और हम इसे प्रभावी ढंग से, जिसे हम G3 मुद्राएं कहते हैं, के विरुद्ध पेश करने जा रहे थे। ये स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर और यूरो है। हमारे वहाँ कुछ स्टेबल कॉइन भी थे। तो टेदर डॉलर और USDC, इसने काफ़ी अच्छा काम किया, और हमने 22 सितंबर को सीधे क्रिप्टो सर्दियों की शुरुआत में लॉन्च किया। ये लगभग 3 एरोज़ कैपिटल, टेरा लूना के जैसा ही समय था। और क्या, वॉयेजर, डिजिटल सेल्सियस, फिर FTX, फिर 3 बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वर गेट और सिलिकॉन वैली सभी सेवा में चले गए। तो ये कठिन चल रहा था। पिछले साल के मध्य में कुछ रहस्योद्घाटन हुआ, और हमने महसूस किया कि विशेष रूप से उन 3 बैंकों के ढह जाने के बाद, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था, हमारे कई समकक्ष वास्तव में बुनियादी बैंकिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे। और हमने सोचा, ठीक है, यदि वे बुनियादी बैंकिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वे निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, विशेष रूप से उन मुद्राओं में जहां, यदि आप क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष 20 देशों को देखें, उनमें से बहुत सारे हैं। आप जानते हैं, यदि आप चाहें तो कुछ लोग इसे पुनः उभरते या विकासशील बाजार, सीमांत बाजार कहेंगे। तो ऐसी जगह आप जानते हैं, नाइजीरिया उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वियतनाम और इसी तरह और भी आगे। तो हमने जो किया वह इसलिए है क्योंकि हम एक बैंक के स्वामित्व में हैं। हमारे पास इस तरह की अंतर्निहित लाभ व्यवस्था है। हम बैंक खाते खोल सकते हैं। हमने 16 मुद्राओं के बराबर बैंक खाते खोले। ये इस महीने के अंत में 19 हो जाएगा। और हमने स्टेबल कॉइन पर ध्यान केंद्रित किया। अब हमारे बहुत से ग्राहक, क्योंकि उन्हें बैंकिंग तक पहुंच प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, वे, और क्योंकि क्रिप्टो, जिसे हम T0 वातावरण कहते हैं, उसमें काम करता है, इसलिए इसे संदर्भ में रखें। यदि आप कोई स्टॉक या विदेशी मुद्रा या ऐसा कुछ खरीदते या बेचते हैं तो आप आज ही निष्पादित करते हैं, तो आपके पास दिरहम हो सकता है। आप मुझे दिरहम बेचना चाहते हैं तो मैं आपको डॉलर देता हूँ। लेकिन आज क्या दिन है? शुक्रवार। हम मंगलवार तक निपटारा नहीं करेंगे। तो 2 व्यावसायिक दिन होते हैं। क्रिप्टो उस तरह से काम नहीं करता है। आप और मैं आज व्यापार करते हैं, हम आज ही निपटारा कर लेते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह सप्ताहांत है, हम आज ही निपट लेते हैं। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली T+2 2 व्यावसायिक दिनों के लिए तैयार और व्यवस्थित है। परिणाम स्वरूप हमने जो किया है वह यह है कि हमने अपने बैंकिंग प्रदाताओं के साथ काम किया है ताकि हम आज विदेशी मुद्रा बनाम स्टेबल कॉइन्स का लेन देन कर सकें, और ये एक गैर मामूली अभ्यास है। तो उदाहरण के लिए, कोई हमें तुर्की लीरा दे सकता है और फिर हम उन्हें आज ही डॉलर स्टेबल कॉइन दे सकते हैं। यह उन्हें अपने क्रिप्टो संपत्ति व्यवसायों को यथासंभव सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाता है, और वे अपने ग्राहकों को T0 सेटलमेंट दे सकते हैं जिसकी वे अपेक्षा करते हैं।
तो ये पहला बड़ा उपयोग का मामला है। ये क्रिप्टो मूल निवासी हैं, लोग पहले से ही सक्रिय हैं। दूसरा, समूह कॉरपोरेट हैं, और ये शायद कुछ ऐसा है जहां लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। तो हमारे कुछ ग्राहक हैं, उनमें से एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वह हमसे स्टेबल कॉइन खरीदता है। वह अफ्रीका में स्थित है और वह उन स्टेबल कॉइन का उपयोग करके तेल खरीदता है। ठीक है। उनका तेल सप्लायर मध्य पूर्व में है। ऐसा करने का कारण यह है कि यदि वह फेड संपर्ककर्ता बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना चाहता है तो वह क्या करेगा? उसके बैंक में जमा राशि होगी, तेल का जहाज़ बंदरगाह में पहुंचेगा। निर्यातक कहेगा ठीक है, तेल वहाँ है तो मुझे भुगतान करें। वह अपने बैंक के पास जाता है, क्लिक करता है भुगतान करें। संयुक्त अरब अमीरात में इस बैंक खाते का भुगतान करें। क्या होगा कि उसके स्थानीय बैंक को तब स्थानीय मुद्रा को स्थानांतरित करना होगा, शायद दूसरे स्थानीय बैंक में, जिसका अमेरिकी बैंक के साथ एक संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध है, क्योंकि आपको डॉलर में जाना होगा। यदि आपके पास अफ्रीकी मुद्रा है, या लगभग निश्चित रूप से आपको डॉलर में जाना होगा इससे पहले कि आप प्राप्त कर सकें। और मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में दिरहम का उपयोग करूंगा। डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडवायर और फेडवायर नामक प्रणाली के माध्यम से साफ होता है। स्थानीय भुगतान प्रणाली मूल रूप से ओरेकल डेटाबेस क्लस्टरों की एक श्रृंखला है। तो ये एक शायद 2 बैंकों के माध्यम से जाएगा, और फिर यह कुछ दिनों के बाद दुनिया भर में आता है और आप संयुक्त अरब अमीरात पहुंचते हैं, और आपको अभी भी दूसरे बैंक से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम अमेरिकी बैंक संपर्ककर्ता वास्तव में आपके गंतव्य पृष्ठ का यूएई बैंक नहीं हो सकता है। पूरी तरह से सहमत। तो इसके बजाय वह हमसे डॉलर स्टेबल कॉइन खरीदता है और उन्हें सीधे संयुक्त अरब अमीरात में अपने तेल आपूर्तिकर्ता को भेजता है। वाकई जल्दी, वाकई आसान, और वह लगभग 4 घंटों में पूरा हो गया। अगर मैं इसे सिर्फ भौगोलिक शब्दों में समझाऊं तो इसे समझने का शायद एक आसान, अधिक सहज तरीका है। यदि आप अफ्रीका में हैं और आप संयुक्त अरब अमीरात में किसी को भुगतान करना चाहते हैं तो आप पूर्व की ओर नहीं जाते, आप पश्चिम की ओर जाते हैं। आप संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजरते हैं, आप दुनिया भर में वापस आते हैं और आप संयुक्त अरब अमीरात में उतरते हैं। स्टेबल कॉइन के साथ आप अंततः उस दिशा में बिंदु दर बिंदु जाने में सक्षम होते हैं जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं, जो पूर्व है। और ये बहुत ज़्यादा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये इस बात से भिन्न नहीं है कि सामान्य मुद्रा विनिमय के लिए भी स्टेबल कॉइन्स का उपयोग क्यों किया जा रहा है। यह बात है। ये पूरे तर्क के समान है कि आपको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, गति की गतिशीलता अधिक है। सही। ये बहुत दिलचस्प है। तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जरूर। आपने यहाँ पेरेंट के बारे में कई बार उल्लेख किया है, आप जानते हैं। तो मूल कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। सही। मैं फायदे सुनता हूँ। हाँ। मुझे क्षमा करें, मैं आपको मुश्किल स्थिति में डालने जा रहा हूँ, लेकिन कृपया बताएं। लेकिन आप जानते हैं, आप तेज तर्रार, फुर्तीले, तत्पर, मिनटों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपने कहा, वे एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए कठोर हैं। हाँ। एक निश्चित है, और यह सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि मानसिकता है, निरंतरता है। वहाँ संदर्भ है, वहाँ शासन है, वहाँ सामान है, नियंत्रण, विनियम। ये सब के संदर्भ में एक साथ कैसे आता है? लाभ क्या है? चुनौतियाँ क्या हैं? आप लोग उन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं? यह एक अच्छा सवाल है। तो अगर आप इसे बैंक के नज़रिए से देखें, बैंक ने कुछ साल पहले एसएससी वेंचर्स नामक कुछ बनाया था, और एसएससी वेंचर्स के पीछे पूरा विचार बैंकिंग में डीएनए को फिर से जोड़ना था। अब अगर हम इसे लेते हैं एक स्वीकृत तथ्य के रूप में कि वित्त हर दूसरी तकनीक या हर दूसरे उद्योग की तरह, इसे कहने का एक बेहतर तरीका है इंटरनेट पर जा रहा है। तो नक्शों ने तो कर दिया है। मेरे पास A to Z नहीं है। अगर आपको यूके का समय याद है जब अपनी कार में, तो हम गूगल मैप या एप्पल मैप का उपयोग करेंगे, या आप जानते हैं, जो भी हो, आप जानते हैं, हमारे पास अब अपनी कार में सीडी नहीं है, हम स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक या जो कुछ भी हो का उपयोग करते हैं। तो इन सभी अन्य उद्योगों ने इंटरनेट की ओर पलायन कर दिया है। वित्त ने अभी भी ऐसा नहीं किया है। इसलिए उदाहरण के लिए, जब आप कुछ खरीदने के लिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप खरीदें पर क्लिक करते हैं। अचानक आपको आपके कार्ड जारीकर्ता या किसी अन्य पृष्ठ पर ले जाया जाता है, जिसे भुगतान गेटवे के रूप में जाना जाता है, जो प्रभावी रूप से सरकार द्वारा संचालित या सार्वजनिक क्षेत्र की भुगतान प्रणाली को वह गेटवे प्रदान कर रहा है जो इंटरनेट आधारित नहीं है। तो परिणाम स्वरूप आपके पास इंटरनेट की उपयोगिता, गति, पहुंच, सार्वभौमिक पहुंच नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि ये भौतिकी है, यह अपरिहार्य है। पैसा जा रहा है, मूल्य, संपत्ति, और जिस तरह से हम वित्तीय सेवाओं को इतने प्रभावी ढंग से चलाते हैं, जिस तरह से हम मूल्य को स्थान, समय और संदर्भ से आगे बढ़ाते हैं, वह इंटरनेट पर चल रहा है। तो परिणाम स्वरूप यदि आप इसे इंटरनेट पर ले जाने में सक्षम हैं तो यह चलना शुरू कर देगा ईमेल की गति से, जो लगभग तत्काल है। इसलिए एक बैंक को यह पता लगाना होगा
कि वह उन प्रणालियों को कैसे बदलना शुरू कर सकता है और उन प्रथाओं और नियंत्रणों और बाकी सभी चीज़ों और शासन और नियमों आदि को कैसे बदल सकता है ताकि एक कठिन माहौल से निपटने में सक्षम हो सके, क्योंकि यह बस होने वाला है। इसलिए परिणाम स्वरूप उन्होंने जोड़िया मार्केट्स जैसी कंपनियों की स्थापना की, जो प्रभावी रूप से एक अग्रणी कंपनी की तरह है। और हम वहाँ जा रहे हैं और हम इसका पता लगा रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ इसका पता लगा रहे हैं। और कुछ मामलों में हम बैंक के भीतर क्षमताएं ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ बुक ट्रांसफ़र। तो एक सरल उदाहरण के रूप में एक पुस्तक स्थानांतरण, अगर आपका एक बैंक के साथ एक बैंक खाता है और मेरा एक बैंक के साथ एक बैंक खाता है, तो आपके बैंक खाते से मेरे बैंक खाते में नकदी का लेन देन वास्तव में लगभग तुरंत होना चाहिए। और वास्तव में ऐसा है। मेरा मतलब है स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो इसे लगभग 3 मिनट में कर रहा है। इसका कारण ये है कि आपको सरकारी प्रणाली में जाने और फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बहुत तेज़ी से बिंदु दर बिंदु जा रहे हैं। अब उन उत्पादों को विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन परिणाम स्वरूप अब हम उन्हें बदल रहे हैं और उन्हें डिजिटल संपत्तियों, क्रिप्टो और क्रिप्टो संपत्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये उन चीज़ों में से एक है जिन्हें लोग, मुझे लगता है, नवाचार के बारे में भूल जाते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि नवाचार तब होता है जब आपको कुछ नया आविष्कार करना होता है। आप जानते हैं, आपको प्रयोगशाला में रहना होगा और उस यूरेका पल का अनुभव करना होगा। बिल्कुल। जबकि वास्तव में बहुत सारे नवाचार मौजूदा प्रौद्योगिकियों को ढूंढना और उन मौजूदा प्रौद्योगिकियों के लिए एक नया उपयोग ढूंढना है। तो मेरा मतलब है वातानुकूलन। वातानुकूलन मूल रूप से कागज़ को सूखा रखने और पेपर मिलों के लिए बनाया गया था। जब तक किसी को एहसास नहीं हुआ, वाह, ये फैक्ट्री वास्तव में बहुत अच्छी है, क्या हम इसे अपने घर में लगा सकते हैं? और बैंक के साथ भी यही बात है। तो हाँ, मुझे लगता है कि बैंक उस दबाव को महसूस कर रहा है। मुझे ये पूरी तरह से समझ में आता है। तो ऐसी वेंचर्स एक उदाहरण है। हर दूसरे बैंक के पास कई अन्य होते हैं। कुछ के पास सीवीसी हैं, अन्य के पास वेंचर बिल्डर हैं वगैरह। बिल्कुल, हाँ, है ना। 2 सवाल, और यदि आप उनमें से किसी एक का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताएं। एक है, सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं इन कंपनियों का स्वामित्व ढांचा क्या है। क्या आप पूरी तरह से एसएससी वेंचर्स के स्वामित्व में हैं? 80%। हम 84% तक जा रहे हैं। और बाकी? ये OSL नामक एक कंपनी है। ठीक है। जिसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ साझेदारी की। वे हांगकांग और सिंगापुर में एक एक्सचेंज ऑपरेटर, एक ब्रोकरेज और एक सास प्रदाता है। इंडिविजुअल के बारे में क्या? उनका व्यवसाय कौन चला रहा है? तो 2 सह संस्थापक हैं। मैं खुद वहाँ हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड पक्ष से आता हूँ। और उसके बाद उस्मान अहमद हैं, जो हमारे CEO हैं, दूसरे सह संस्थापक हैं, और वह OSL पक्ष से आते हैं। वह उनके मुख्य सूचना अधिकारी थे। लेकिन मुझे क्षमा करें, क्या आप लोगों की व्यापार में इक्विटी है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए सवाल के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। कितना परिचालन, मैं हस्तक्षेप शब्द का उपयोग करने जा रहा हूं, क्या यह मूल कंपनी से है? हमारे लॉन्च करने से पहले बहुत कुछ था, और यह सही भी है, क्योंकि बैंक को अपने नियामकों और अपने विभिन्न अन्य हितधारकों को यह प्रदर्शित करना था कि वह हमें स्थापित करने के लिए हमारे साथ क्या कर रहे थे। और यही बात जोड़िया कस्टडी के लिए भी जाती है। बैंक की सुरक्षा और मजबूती को खतरा नहीं होने वाला है। ठीक है। एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया और उन्होंने हमें हमारे जोखिम रजिस्टर और हमारे नियंत्रण ढांचे और उनकी संतुष्टि के लिए इस तरह की सभी चीज़ें दे दी, तो उन्होंने प्रभावी ढंग से हमें इसके साथ चलने दिया। बैंक के अन्य हिस्सों की तरह हम भी इंटरनल ऑडिट और एक स्वतंत्र इंटरनल ऑडिट के अधीन हैं। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा स्टैंडर्ड चार्टर्ड तक, जहां इसका कोई बोर्ड नहीं है, इसकी एक अदालत है। ये सब बहुत भव्य है, लेकिन हाँ, हम इंटरनल ऑडिट के अधीन हैं, तो यही सत्यापन प्रक्रिया है। और जाहिर है कि हमारी बैंक को रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अंततः यदि वे इसमें दिन ब दिन हस्तक्षेप करते तो वे हमारा गला घोंट देते। संपूर्ण विचार अत्यधिक प्रेरित व्यक्तियों, काफ़ी अनुभवी व्यक्तियों का एक छोटा समूह बनाना है, ये देखने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं। शायद बहुत सारे क्रिप्टो नेटिव लोगों के लिए उपलब्ध टूलों से बहुत अलग टूल। तो ये बहुत सकारात्मक है। हमें बैंक खाते मिल सकते हैं, हमें विदेशी मुद्रा विनिमय मिल सकता है, लेकिन नकारात्मक पहलू भी हैं। बैंक के साथ समेकित होने के कारण हम आसानी से बैलेंस शीट पर क्रिप्टो नहीं रख सकते, तो आप कुछ जटिलताओं का आदान प्रदान दूसरे के लिए करते हैं। मुझे इस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नियामक को लाया, तो मेरी समझ में विनियमन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जहां भी आप दुनिया में इसे ढूंढते हैं, है ना? हाँ। डीफाई, क्रिप्टो, जो भी उनका पसंदीदा शब्द है, के साथ डिजिटल संपत्ति की पूरी अवधारणा में, और इसमें से बहुत कुछ व्याख्या पर छोड़ दिया गया है ना? जाहिर तौर पर बैंक ने सही कारणों से इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का विकल्प चुना है, क्योंकि वास्तव में एक बैंक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, और अधिकांश बैंक अति विनियमित हैं। अगर मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं, आप लोग एक व्यवसाय के रूप में, मैं जो कह सकता हूं, उस स्पष्ट अस्पष्टता से कैसे निपटते हैं जो वहां मौजूद है।
और क्या आपको भी उतना ही गुप्त और लचीला होने की अनुमति है जितना कि आपके, मेरे ख्याल से, सहकर्मी समूह के कुछ लोग हैं? खैर, मेरा मतलब है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, खासकर संस्थागत पक्ष में और बैंकिंग पक्ष में, वे क्रिप्टो संपत्तियों में तब तक नहीं आना चाहते जब तक कि विनियामक स्पष्टता न हो। बिल्कुल। मैं इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ, और मैं इसे अस्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं किसी अस्पष्ट क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, या आप जानते हैं, धोखेबाजों का एक झुंड बनना चाहता हूँ। धोखेबाज? हाँ हाँ, क्षमा करें बदमाशों, यह लीजिए, यह आसान है, लेकिन क्षमा करें। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से ही एक बड़ा विनियमन का ढेर है जिसे आप देख सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, यह सहज ज्ञान युक्त लगता है और प्रभावी रूप से भावना को अपनाता है। शायद, यदि सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसे फिट करना, इसे दोबारा लगाना सटीक नहीं होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बस पढ़ सकते हैं और जा सकते हैं। खैर, भले ही यह मुझ पर लागू नहीं होता है, मैं सिर्फ यह दिखावा करने जा रहा हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं विनियमित होना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि यह करना एक स्पष्ट रूप से समझदार बात है। यह एक ईमानदार बात है। वास्तव में यदि आप अधिकांश विनियमों को संक्षेप में बताते हैं तो वे कहते हैं, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो और चोरी मत करो। ये कमोबेश यही है। मेरा मतलब है, वे इसे कई अलग अलग तरीकों से कहते हैं, लेकिन मूल रूप से यही है। तो बस इसके बारे में सोच रहा था। उदाहरण के लिए लीजिए, मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दूंगा। यूके में ग्राहक संपत्तियों के पृथक्करण के संबंध में कानून है। फिर कुछ ऐसा जो FTX स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से करने में विफल रहा। उन नियमों को CS एसेट सोर्स बुक के रूप में जाना जाता है। अब क्योंकि हम विनियमित नहीं हैं, हम यूके में धन शोध निरोधी कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, और हम जो करते हैं उसके लिए आज यूके में स्पॉट क्रिप्टो के लिए यही सभी नियम मौजूद हैं। हम शुरू करना चाहते थे पृथक ग्राहक खाते प्रदान करते हुए, इसलिए हम FCA साथ ही अपने लेखा परीक्षकों और बैंक के पास गए और हमने कहा, हम विनियमित नहीं हैं, लेकिन हम दिखावा करना चाहेंगे, क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वास्तव में FCA ने कहा, कृपया अंदर आएं, हम एक दोपहर साथ बिताएंगे, हम सीखना चाहेंगे कि क्या है, क्योंकि हम इस बारे में सोच रहे हैं कि या तो नए नियम कैसे लिखें या मौजूदा नियमों को फिर से कैसे बनाया जाए, और हम एक साथ मिलकर सीख सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से इसकी भावना और उद्देश्य को समझते हैं जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे कीजिए। हाँ, और यही वह चीज़ है जिसे हम ईमानदार अभिनेताओं को वहाँ बैठे बिना सही काम करने की कोशिश करते हुए देखना पसंद करते हैं। किसी को पहले कुछ सटीक लिखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि मेरे पास वास्तव में सोचने की क्षमता हो, क्योंकि मेरे पास स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता का अभाव है। लेकिन यह सवाल खड़ा करता है, क्या आपने इसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किया या उद्योग के रूप में, आपके साथियों के रूप में, सभी एक साथ आकर और FCA और अन्य नियामकों के साथ ऐसा किया? और मैं UAE आना चाहता हूं, जहां आप अब भी, मुझे लगता है, स्लैश नियामक के रूप में पंजीकृत हैं। हाँ। लेकिन मुझे औपचारिक सवाल पूछने दीजिए। आप अपवाद हैं या अब आप एक बड़े सामूहिक या ऐसे लोगों का हिस्सा हैं जो आपके जैसे ही काम कर रहे हैं, जो नियामक के पास गए हैं और कहा है, आइए साथ बैठें? मुझे लगता है कि यह थोड़ा मिला जुला मामला है। वहाँ निश्चित रूप से बहुत कम बुरे अभिनेता हैं। हाँ, लेकिन फिर से मेरा सवाल अच्छा और बुरा नहीं है। हाँ। आप जानते हैं, आप कोई उद्योग इतना सरल ले सकते हैं जैसे अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें। हाँ, उस उद्योग में कोई रॉकेट साइंस शामिल नहीं है, है ना? मैंने देखा कि आप जानते हैं, ऐसे BNPL खिलाड़ी थे जो शुरुआत में ही नियामक से बात करना चाहते थे, कुछ जो नहीं करना चाहते थे। जो नहीं करना चाहते थे वे ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत कर रहे थे। हाँ, वे बस यही कह रहे थे, आप जानते हैं, मैं बिना किसी कारण के बैल को अपने पास रखने नहीं जा रहा हूँ। हाँ। तो उस दृष्टिकोण से क्या उद्योग एक साथ आ रहा है या आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं स्टैंड चार्ट के पास स्वामित्व वगैरह है? मुझे लगता है कि हम इसे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सही काम है, क्योंकि हम ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें इस तरह से की जा सकती हैं। हम अपने कुछ साथियों को भी ऐसा करते हुए देखते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश क्रिप्टो नेटिव हैं। मेरा मतलब है, बहुत कम बैंक हैं जो वास्तव में स्पॉट क्रिप्टो एसेट्स में सीधे सक्रिय हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो CMI में नकद निपटारा फ्यूचर्स वाले फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब है, जैसा कि किसी ने मुझसे व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आप CMI में गेहूं फ्यूचर्स का ट्रेड कर सकते हैं, इससे आप किसान नहीं बन जाते। ये थोड़ा कठोर है, लेकिन ठीक है। हाँ, मैं बात समझता हूँ। तो हम बहुत कम लोगों में से एक हैं जो वास्तव में स्पॉट में सक्रिय हैं। अन्य लोग क्रिप्टो नेटिव हैं, इसलिए उनके पास ज़रूरी नहीं कि अपना कैरियर हो, जिसने MyFID 2 किया है, जो एक बहुत बड़ा विनियमन है। क्षमा करें, यूरोपीय संघ UK में आपके श्रोताओं और उनके करियर के दौरान विभिन्न अन्य नियमों के लाभ के लिए, तो हम शायद उस सामान के साथ आते हैं, और वहाँ कुछ हिस्से हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से खुशी खुशी दरवाजे पर छोड़ दूंगा,
लेकिन वहाँ कुछ हिस्से हैं जैसे कैस जहाँ आप बस जाते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा विचार है, आप जानते हैं। तो अब आप यहाँ हैं, क्या आप विनियमित हैं या पंजीकृत हैं? क्या सही है? नहीं, हमारे पास FSA से हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति है जो ADGM में नियामक है। हमें वहाँ सभी संक्षिप्ताक्षर मिल गए जो अबू धाबी में है, क्योंकि अबू धाबी में मुक्त वित्तीय मुक्त क्षेत्र है। हम यहाँ दुबई में भी नियामक से बात कर रहे हैं क्योंकि हम वित्तीय मुक्त क्षेत्र चाहते हैं, लेकिन हम कुछ ऑनशोर पर भी चाहते हैं। और जाहिर तौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का UAE में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, और यह दोनों वित्तीय मुक्त क्षेत्रों DIFC और ADGM में है, और वे ऑफशोर क्षेत्र में भी हैं। ठीक है, तो आप उस जगह पर हैं। और मेरा सवाल ये है, जाहिर है जैसा आपने कहा वहाँ हैं कुछ बैंक जो स्पॉट ट्रेडिंग व्यवसाय में हैं। मैं मान रहा हूँ कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि और लोग आएंगे। हाँ, आशा है। हाँ, और जाहिर है आप ऐसे माहौल में जाना चाहते हैं जहां विनियमन कम अस्पष्ट हो जाए, खासकर उन संस्थानों से निपटने में जो आपको काफी मदद करेंगे। हाँ। क्या संस्थापकों, सह संस्थापकों, मालिकों के बीच पर्याप्त नेटवर्क बन रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिप्टो नेटिव या नॉन नेटिव। हाँ। क्योंकि मैं वास्तव में नहीं देख सकता जब तक आप सब एक साथ नहीं आते। मुझे लगता है कि आप बस अपरिहार्य में देरी कर रहे हैं और अधिक भ्रम पैदा कर रहे हैं, है ना? हाँ। और फिर या सबसे खराब स्थिति में आप नियमों के एक सेट के साथ पहुंचते हैं जो कि आप लोग जहां होना चाहते हैं उसके बीच एक आधे रास्ते की तरह है। बिल्कुल सही। आप कैसे देखते हैं? और फिर शायद ये एक क्रिस्टल है। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्रिस्टल बॉल और विनियमन दो वाक्य हैं जो एक ही वाक्य में नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां मैं इसे एक साथ रखने जा रहा हूं। क्या निक क्रिस्टल बॉल किस पर है? विनियमन को विकसित होते हुए आप कैसे देखते हैं, और आप इसे संस्थानों, निगमों, वित्तीय संस्थानों से अधिक मात्रा में उत्प्रेरित करते हुए कैसे देखते हैं, जैसा कि आप उन्हें परिभाषित करना चाहते हैं? यदि मैं कह सकूं कि आप लोग जो करते हैं उसमें अधिक रुचि लें। हाँ, ये समझ में आता है। देखो, मेरा मानना है कि नियम बनाने का सबसे अच्छा तरीका वो है जो परिणामों पर ध्यान दे, बजाय ये बताने के कि आपको काम कैसे करना है। क्रिप्टो संपत्ति की दुनिया में इतने अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक विकास हो रहा है कि इसे कायम रखना लगभग असंभव है, और यही इस क्षेत्र की खास बात भी है। यहाँ सीखने के लिए जीवन भर का समय है, और जितना मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकता हूँ उससे कहीं अधिक तेज़ी से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए परिणामों को निर्धारित करके। यानी कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप झूठ बोलें, धोखा दें या चोरी करें, और फिर AI और नियामक के रूप में इन परिणामों को प्राप्त करने के तरीकों पर कुछ और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और फिर मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरह और भी बैंक एक तरह का उत्कृष्टता केंद्र बनाना शुरू करेंगे। तो पूरे समूह में अलग अलग प्रोजेक्ट को अचानक से उभरने देने के बजाय आप उन्हें एक केंद्रीय समन्वय में लाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह आप इसे थोड़ी और दिशा, थोड़ा और नियंत्रण दे सकते हैं। उम्मीद है कि वो हम जैसे लोगों से बात करेंगे, और एक हद तक हम अपनी रणनीतियाँ साझा कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि हमने चीज़ें कैसे की। और इससे ये एक तरह से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ाएगा, लेकिन इससे बाज़ार का आकार भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल लोगों को बाहर रखने की कोशिश करने के बजाय बाज़ार का आकार बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इसे किसी तरह का प्राइवेट क्लब बनाने की बजाय आप इसे लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो। सवाल ये है कि आप जानते हैं, और मुझे लगता है ये मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है। ये बात अभी मेरे दिमाग में आई। और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे, मुझे नहीं पता, लगभग 140 या 180 केंद्रीय बैंक हैं जो अभी CBDC में शामिल हैं, और जैसे ही वो उन्हें लाना शुरू करते हैं, चाहे वो थोक या खुदरा स्तर पर हो या दोनों पर, मुझे लगता है वे डिजिटल मुद्राओं और क्रिप्टो की अवधारणा के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। और क्या आपको लगता है कि इससे आपको एक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, और फिर क्रिप्टो दुनिया के अन्य हिस्सों को भी? शायद। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के साथ समस्या ये है कि ये प्रभावी रूप से क्रिप्टो तो हैं, लेकिन ये लगभग एक केंद्रीकृत नियंत्रित प्रणाली की तरह है। तो ये लगभग एक विरोधाभास है। मैं घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को समझ सकता हूँ, ये पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन अगर आप सीमाओं के पार पैसा ले जाना शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास 160 मुद्राएं हैं, और अगर आप प्रत्येक देश के प्रत्येक नेटवर्क के बीच एक द्विपक्षीय संबंध रखने जा रहे हैं, तो फिर वो क्या है? ये 16,000 या 18,000 जैसा कुछ होगा। मैं अपने दिमाग में गणित नहीं करना चाहता। ये एक अलग तरह का, ये द्विपक्षीय संबंधों की एक भयावह संख्या है। तो हो सकता है कि आपको कुछ गलियारे दिखाई दें, जैसे स्विट्जरलैंड से यूरोपीय संघ तक। ये शायद समझ में आता है, या अमेरिका या कनाडा, या कुछ व्यापार गलियारे। आपके पास ये राष्ट्रीय भुगतान बुनियादी ढांचे हैं जो आ रहे हैं, या सार्वजनिक सामान जो आ रहे हैं, वे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका, कनाडा, मैं उन्हें नेटवर्किंग करते हुए देख सकता हूँ। लेकिन क्या भारत अपने नेटवर्क का निर्माण काफ़ी आक्रामक तरीके से कर रहा है। सही बात है, लेकिन क्या मैं देख सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पापुआ न्यू गिनी को पेरू से जुड़ते हुए? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या ये ज़रूरी भी है? क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि ये है। नहीं, लेकिन क्या ये आप जानते हैं, अगर मैं 80-20 नियम की बात करूं, एक बार जब आपने 80% आवाजाही को सुलझा लिया तो क्या हम वास्तव में बाकी 20% की परवाह करते हैं? बात यह है कि उनमें से बहुत से छोटे देश इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्थानों में से कुछ हैं। ठीक है। और परिणाम स्वरूप आप उनके विकास को बाधित करने जा रहे हैं। और फिर भी कुछ तो होंगे, कोई ना कोई बेचारा होगा जो पापुआ न्यू गिनी से पेरू में धन ले जाना चाहता होगा। लेकिन बात यह है कि आप उस नेटवर्क को बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। इंटरनेट ने आपके लिए ये पहले ही कर दिया है। तो यही स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी की खूबसूरती है। आप उसी इंटरनेट रेल का उपयोग कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से ईमेल और इंटरनेट ने आपके लिए किया है, लाक्षणिक रूप से कहें तो, जबकि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, जैसा कि मैंने कहा, घरेलू उपयोग के लिए बढ़िया हैं। आप स्थानीय सुपरमार्केट में अपनी किराने का सामान खरीदने के लिए भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, स्टारबक्स खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ, अगर मैं एक पर्यटक हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे भुगतान करने में सक्षम होने के लिए स्थानीय भुगतान प्रणाली के लिए ऐप प्राप्त करना होगा? मैं अप्रयुक्त शेष राशि का क्या करूं? क्या होगा अगर मैं सीमा पार कर जाऊं? क्या मैं अभी भी इसे दूसरी तरफ इस्तेमाल कर सकता हूं? आप इन सभी तरह के अजीब उपयोग के मामलों में पड़ जाते हैं। स्टेबल कॉइन आपके फ़ोन पर हैं, वे नेटवर्क पर हैं, वे जहां भी आप जाएंगे आपके साथ यात्रा करेंगे। तो चलिए स्टेबल कॉइन पर आते हैं। तो इतने स्थिर सिक्के नहीं है ना? हाँ, ठीक है। आप हमें विभिन्न प्रकार के स्टेबल कॉइन के बारे में बताएं, क्योंकि उनमें से कुछ इतने स्थिर नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो चलिए, सबसे सरल 2 समूह वो हैं जो फेट एक अटपटा शब्द है, लेकिन मान लीजिए कि वो फेट द्वारा समर्थित हैं। और फिर वो हैं जिन्हें लोग अक्सर एल्गोरिथम स्थिर या जो भी कहते हैं। हाँ, जब मैं स्टेबल कॉइन का जिक्र करता हूँ तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो पहला समूह है, ये फेट बैंक है। तो फिर इन एल्गोरिथम वाले के लिए बाजार क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि स्टेट टीथ और डेरिवेटिव जैसी चीज़ों का उपयोग करके आप एक सिंथेटिक डॉलर बना सकते हैं। आप जानते हैं, ये निश्चित रूप से एक बौद्धिक जिज्ञासा है। कुछ डिज़ाइन बहुत ही सुंदर हैं, जैसे टेरा लूना मूल रूप से एक आर्न इक्विटी आर्बिट्रेज था। ये था, अगर मुझे सही से याद है, तो ये मूल रूप से उसी तरह की चीज़ थी जिसमें लेहमैन ब्रदर्स शामिल था। और हमने देखा कि लेहमैन ब्रदर्स के साथ ये कैसे ख़त्म हुआ। और ये क्रिप्टो संकटों के बारे में अजीब बात है। उन सभी के पास किसी न किसी तरह का ऐतिहासिक उदाहरण है। वे सभी एक बार पहले फेट दुनिया में हो चुके हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। ICO बूम, हाँ, ये 1692 में यूके में IPO बूम के साथ हुआ था। टेरा लूना, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो लेहमैन ब्रदर्स है। FTX, जो काफ़ी हद तक रिफ्को जैसा दिखता है, रैग्नर इग्नाटोवा द्वारा वन कॉइन पर रग पुल, ये 1830 में ग्रेगर मैकग्रेगर द्वारा एक नकली देश के सरकारी आरण को बेचने जैसा है। आप जानते हैं, उन सभी के पास ये उदाहरण हैं। ये इतिहास अपने आप को बहुत बहुत जल्दी दोहरा रहा है। आप जानते हैं, उन सभी के पास ये उदाहरण है। ये इतिहास अपने आप को बहुत बहुत जल्दी दोहरा रहा है, थोड़ी और तकनीक के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये जल्दी आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये विफलता को तेज़ी से पहुंचा रहा है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बेचारा इसे मार्केटिंग टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन तो वैसे भी फिएट समर्थित स्टेबल कॉइन प्रभावी रूप से आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप फिएट ले रहे हैं और उसे इंटरनेट पर डाल रहे हैं। उसके भीतर कई अलग अलग डिज़ाइन हैं। तो आपके पास ऑनशोर और ऑफशोर हैं। तो क्षमा करें और आइए स्टेबल कॉइन की मूल बातें करते हैं। मुझे एक स्टेबल कॉइन चाहिए। आप इसे जारी करते हैं, मैं आपको $1 देता हूँ, आप मुझे $1 स्टेबल कॉइन देते हैं। या अगर ये स्विस फ्रैंक स्टेबल कॉइन है तो मैं आपको एक स्विस फ्रैंक देता हूँ, आप मुझे एक स्विस फ्रैंक स्टेबल कॉइन देते हैं। अब डिज़ाइन इस बात पर निर्भर करता है कि आप फिर अमेरिकी डॉलर के साथ क्या करते हैं। ठीक है। और आप इसे कहाँ कर रहे हैं। तो अगर आप इसे हांगकांग में एक बैंक खाते में डालते हैं तो ये एक यूरो डॉलर है। अगर आप इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बैंक खाते में डालते हैं तो ये $1 है, लेकिन फिर आप इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। क्या आप इसे जमा में रखने जा रहे हैं? जिसका मतलब है कि क्योंकि मैं एक टोकन धारण कर रहा हूं, मैं उस बैंक के खिलाफ क्रेडिट जोखिम चला रहा हूं जहां आपने इसे जमा किया है। तो हो सकता है कि आप इसे कई अलग अलग बैंकों में फैला दें। तो ठीक यही सर्किल ने किया था जब उन्हें सिलिकॉन वैली बैंक के साथ समस्या थी। मुझे लगता है कि यह सिग्नेचर बैंक था। उनके पास सिग्नेचर बैंक में उनके रिजर्व का 3% था। अगर मुझे अपना इतिहास सही से याद है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब शायद आप इसका अधिकांश हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि आपको ढालने, जारी करने, भुनाने, ढालने और जलाने के लिए नकदी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे मुद्रा बाजार कोष में डाल सकते हैं। फिर से यह सर्किल ने जो किया है उसके समान है। उन्होंने इसे 2A7 फंड में डाला जो ब्लैक रॉक के साथ एक बड़ा मुद्रा बाजार कोष है। या आप इसे जमा प्रमाण पत्रों में डाल सकते हैं, या इन सभी विभिन्न तरीकों से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और यह निर्धारित करता है कि मैं क्रेडिट जोखिम और संभावित रूप से परिचालन जोखिम और टोकन के विभिन्न अन्य पहलुओं को कैसे देखूंगा जो मेरे पास है। तो आपने मुझे पिछले कुछ मिनटों में जो बताया वह कई उपयोग के मामले हैं।
सही। अगर मैं स्टेबल कॉइन के लिए उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं। खैर, कई डिज़ाइन, मुझे लगता है कि उपयोग के मामले अलग हैं। तो ठीक है, डिजाइन उपयोग के मामलों को निर्धारित करते हैं। कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। हाँ, तो पैसे के सीमा पार आवागमन से परे आप वास्तव में किन अन्य उपयोग के मामलों को गति प्राप्त करते हुए देख रहे हैं? तो मान लीजिए कि आप एक बड़े पैमाने पर उपभोक्ता खुदरा कंपनी है। मान लीजिए कि आप एक होटल या एक एयरलाइन या एक तंबाकू कंपनी है, या आप जानते हैं एक प्रकाशक। यदि आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं तो इंटरनेट के साथ चुनौतियों में से एक भुगतान है जो ब्राउज़र में नहीं है। ठीक है, वे ऐप में नहीं हैं। आपको उस भुगतान गेटवे से गुजरना होगा जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। तो अगर आप ब्राउज़र में एक स्टेबल कॉइन डाल सकते हैं तो आप उस नौकायन अनुभव को, उस ऑनलाइन बिक्री अनुभव को और अधिक निर्बाध बना सकते हैं। और इसी तरह यदि आप भुगतान करना चाहते हैं बिक्री के भौतिक बिंदु के साथ, आप एक QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। आप टैप कर सकते हैं तो आपका वॉलेट व्यापारी के वॉलेट में जाएगा, और इसी तरह आगे भी। अब यदि आप कुछ ऐसे देशों में सामान बेच रहे हैं जहां शायद स्थानीय मुद्रा से निपटना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि स्थानीय बैंक विशेष रूप से साख योग्य ना हो सकता है कि आप अपने के कुछ अलग विकल्प चाहते हों। आपकी खाते की इकाई क्या है, आपके माल के लिए विनिमय का आपका माध्यम। तो हो सकता है कि आप स्थानीय मुद्रा में बेचें, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ लोगों को US डॉलर स्टेबल कॉइन या बिटकॉइन या एथेरियम या जो भी हो के साथ खरीदने का विकल्प दें। आप मूल रूप से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प दे रहे हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण से अब आपको स्थानीय मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ देशों में यदि कोई FX नियंत्रण है तो आप बेचने और अपने प्रधान कार्यालय में वापस आने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो ये वास्तव में एक सरल उपयोग का मामला है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि में इंटरनेट के मूल पाप को खत्म करने की क्षमता है। 1924 में जब पहली बार इंटरनेट बनाया जा रहा था, तब नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट ने महसूस किया कि वे ब्राउज़र में भुगतान नहीं कर सकते। तो इंटरनेट का मूल पाप कमोबेश इंटरनेट के आर्थिक मॉडल का विशाल बहुमत विज्ञापन पर आधारित है। और यदि यह विज्ञापन पर आधारित है तो विज्ञापनदाताओं को आपके बारे में जानना होगा। क्या आप बूढ़े हैं? क्या आप जवान हैं? क्या आप मोटे हैं? क्या आप पतले हैं? क्या आप काले हैं? क्या आप गोरे हैं? क्या आप पुरुष हैं, महिला, समलैंगिक, सीधा, जो भी हो। और आपको ये सारी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करनी होगी। और कभी कभी ये बहुत गलत हो जाता है क्योंकि आपके पास लीक है या लोगों को पता चलता है कि आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जो आपको वास्तव में नहीं करनी चाहिए। आपको GDPR, फेसबुक स्कैंडल वगैरह मिलते हैं। यदि आप बिक्री को वॉलेट से जोड़ने में सक्षम हैं तो आप पैसे का पालन कर सकते हैं। आप व्यक्ति के बजाय वॉलेट का विज्ञापन कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है और आप कानूनी दृष्टिकोण से खुद को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह वास्तव में यदि आप भुगतान को वीडियो गेम जैसी किसी चीज़ से जोड़ सकते हैं जो बौद्धिक संपदा है, तो बैंकिंग के दृष्टिकोण से आप नकदी प्रवाह को बौद्धिक संपदा से जोड़ सकते हैं और हम पहली बार बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये पहला उपयोग का मामला है। अगला सीमा पार भुगतान है। ये भुगतान ले रहा है लेकिन उन्हें थोक स्तर पर बेची जा रही वस्तुओं के साथ अंतर संचालनीय बना रहा है। तो अगर मैं तेल का भार खरीद रहा हूँ तो वह उदाहरण जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, तो एक दस्तावेज़ है जो जहाज़ पर तेल का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बिल ऑफ लैडिंग कहा जाता है। या अगर यह एक विमान है और आपके पास एक विमान या जो कुछ भी है उस पर हीरे हैं तो इसे एयरवे बिल कहा जाता है। यदि आप बिल ऑफ लैडिंग ले सकते हैं तो आप उसे टोकन कर सकते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक व्यापार दस्तावेज अधिनियम के तहत कानूनी रूप से कर सकते हैं। जो अंग्रेजी कानून बिल ऑफ लैडिंग लगभग 70% बिल ऑफ लैडिंग को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बिल ऑफ लैडिंग और भुगतान का साधन एक ही ब्लॉकचेन पर स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं, क्रिप्टो लोग इसे परमाणु निपटान कहेंगे। पारंपरिक वित्त में आप इसे PVP भुगतान बनाम भुगतान या वितरण बनाम भुगतान कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अब कोई निपटान जोखिम नहीं है। निपटान जोखिम वो जोखिम है जो एक पक्ष नहीं देता है। तो अगर मैं तुम्हें ये मग बेचता हूँ तो तुम कहते हो तुम मुझे पैसे देने जा रहे हो और मैं जाऊँगा, महान, पहले मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें मग दूंगा। एक जोखिम है कि मैं मग लेकर दरवाजे से बाहर भाग सकता हूँ। यह एक निपटान जोखिम है। तो अगर आप इसे कई मिलियन डॉलर के लेन देन के लिए मिटा सकते हैं तो आप वास्तव में थोक वाणिज्य को बदलना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये है, इनमें से बहुत से उपयोग के मामले समझने में आसान हैं। जाहिर है मूल्य या लाभ बिल्कुल स्पष्ट है। ये दक्षता, प्रभावशीलता इत्यादि हैं। हाँ, इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से क्या रोक रहा है? क्या ये विनियमन है? क्या यही वह संपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में अंतर संचालनीयता की बात की जाती है? लेकिन ईमानदार रहें, चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए कई रेल बनाई जा रही हैं। आप जानते हैं इन कई रेलों में भुगतान को स्थानांतरित करना आसान नहीं है। हाँ,
मेरी किगाली में एक सम्मेलन में मुझे लगता है क्रिप्टो खिलाड़ियों के एक समूह के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। रवांडा में? हाँ, रवांडा में। आप जानते हैं हम सब कुछ मल्टी रेल बना रहे हैं। लेकिन मैंने कहा गैस शुल्क निषेधात्मक है ना? और मैंने कहा आप चाहते हैं कि मैं वास्तव में आपको इसे प्राप्त करने के लिए गैस शुल्क का भुगतान करूं, तो मैं वास्तव में आपके भविष्य को सब्सिडी दे रहा हूं। हाँ। तो वास्तव में क्या रोक रहा है तेजी से बड़े पैमाने पर विकास? यह एक ही समय में कई चीज़ें हैं जो बड़ी मात्रा में अवरोध पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता किसी विशेष क्रम में नहीं, हालांकि मुझे पता है कि नंबर 1 सबसे बड़ा क्या है और मैं नंबर 1 सबसे बड़े के साथ समाप्त करूंगा। ठीक है? ठीक है। सबसे अच्छे को आखिरी तक बचाएं। या सबसे पहले ये सिर्फ ये है, गलत धारणा है कि क्रिप्टो संपत्ति सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों के उल्लंघन, आतंकवादियों के वित्त पोषण, उन सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में है। ये सच्चाई से और दूर नहीं हो सकता। ये सबसे बुरी चीज़ों में से एक है जिसका उपयोग आप संभवतः धन शोधन के लिए कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पति पत्नी की टीम जिसने बिटफिनेक्स के साथ घाव बिटफिनेक्स नामक एक्सचेंज के हैक से, इसे 2016 में हैक किया गया था। पति पत्नी को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। मुझे लगता है मार्क टू मार्केट उनके द्वारा चुराई गई संपत्ति का मूल्य एक बिंदु पर लगभग $2.5 बिलियन था। काफ़ी पैसा है। उस समय तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वे सफलतापूर्वक कामयाब रहे। जैसा कि मैंने देखा, रिपोर्ट किया गया, वे लगभग $9,000 को सफलतापूर्वक लॉन्डर करने में कामयाब रहे। यह प्रदर्शन के लिए बहुत खराब है। और वास्तव में पति ने क्या किया था कि वह एक बुलियन डीलर के पास गया था, बिटकॉइन के साथ सोने की बुलियन खरीदने की कोशिश की, क्योंकि बुलियन डीलर को विनियमित किया गया था। उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना था और FBI या पुलिस या मार्शल या जो भी था वह 2 दिन बाद उसके दरवाजे पर आ गया, या शायद 1 दिन, मुझे नहीं पता। ये बहुत जल्दी था। तो ये एक उपकरण के रूप में बहुत बुरा है, पैसे को लॉन्डर करने या आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए, और इसी तरह आगे भी। ये पहली बात है, गलतफहमियां रास्ते से हट जाती हैं, मुझे लगता है। अगली बात यह है कि बहुत से लोग पीछा कर रहे हैं जटिल। आप जानते हैं, वे कोशिश करना चाहते हैं। वे लगभग थर्मोडायनामिक शब्दों में सोचते हैं। मुझे बड़े पैमाने पर परिणाम प्राप्त करने के लिए वास्तव में कठिन कुछ करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, वास्तव में इसके विपरीत सोचें, आलसी सोचें। आप सबसे आलसी काम क्या कर सकते हैं? करने के लिए सबसे सरल काम क्या है? आइए इसे फिर से तैयार करें। इसका सबसे बड़ा परिणाम हो सकता है। इसीलिए लोग प्रतिभूतियों या कार्बन क्रेडिट या ऐसी चीज़ों को टोकन करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत जटिल लगती हैं और काफ़ी विनियमित हैं। इसके बजाय आप बिल ऑफ लैडिंग जैसी किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में एक साधारण दस्तावेज़ है। वह जहाज़ देखें जिसके आप मालिक हैं। वहाँ क्या है? कोई सवाल? नहीं। महान। ठीक है, तुम जाओ। तो साधारण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और वास्तव में आप पाएंगे कि आप जानते हैं, आप सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्होंने सितंबर में इसके लिए एक कानून लिखा और इसे पारित किया। तो उपकरण वहाँ है। कभी कभी लोग स्पष्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये सिर्फ इतना समझ है। आप जानते हैं, लोग क्रिप्टो को देखते हैं और बस सोचते हैं ये जटिल लग रहा है। लेकिन ये सच है। ये मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी सच है। तुम्हें पता है मुझे वापस जाना होगा, मुझे नहीं पता, शायद 1 दशक या उससे थोड़ा कम। जब ये पहली बार आया था तो वास्तव में इसे कुछ इस तरह बताया गया था, अर्जुन आप इसके लिए शायद 10 साल बहुत बूढ़े हैं और मैं उस समय से 10 साल छोटा था। हाँ बिल्कुल। मेरे कुछ बुजुर्ग रिश्तेदार कहते हैं, ओह तुम बिटकॉइन में काम करते हो, है ना? जैसे कहीं कोई बड्ढा सिक्का है जिससे हम डील कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे इनकार करता हूँ। मैं कंप्यूटर वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं एक इतिहासकार हूँ। मेरे पास इतिहास में 2 डिग्रियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में सिर्फ लोगों द्वारा इसे पर्याप्त सरलता से नहीं समझाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप हैशिंग जैसी किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा का एक टुकड़ा, डेटा का बड़ा टुकड़ा या डेटा के छोटे टुकड़े ले रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे एक हैश एल्गोरिथम में डालते हैं और आपको एक आउटपुट मिलता है जो एक निश्चित लंबाई का प्रतीत होता है। आप इसे कैसे समझाते हैं या लोगों को उनके दैनिक जीवन में किसी चीज़ से जोड़ने में मदद करते हैं, ये एक अति सरलीकरण है, लेकिन ये एक बारकोड है। आप डेटा का एक बड़ा टुकड़ा या डेटा का एक छोटा टुकड़ा ले रहे हैं और आप इसे एक अद्वितीय बारकोड में बदल रहे हैं। जिस क्षण लोग ये सुनते हैं वे कहते हैं, ठीक है मैं बारकोड जानता हूँ, हाँ मुझे समझ आ गया, ठीक है ये वास्तव में आसान है, ठीक है। और आप बढ़िया कहते हैं। अगली तकनीक, उन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से चलें और जटिलता पर मोह के साथ उनकी व्याख्या न करें। बस इसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जो लोग अपने दैनिक जीवन में जानते हैं और अचानक आपको वह मिल जाता है। मुझे समझ आ गया, एक आहा पल। और क्या वह बड्ढा वाला है? खैर, हम यही करने की कोशिश करते हैं। हम अपने ग्राहकों के पास जाते हैं, हम बैठते हैं और हम उदाहरण के लिए 5 या 6 विभिन्न तकनीकों के बारे में बताते हैं जिन्हें बिटकॉइन बनाने के लिए एक सुंदर सामंजस्य में एक साथ लाया गया था। तो लिंक्ड टाइम स्टैंपिंग, मर्कल ट्री, हैशिंग, प्राइवेट की,
पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मेरे लिए कहना आसान है। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, आम सहमति तंत्र, हाँ बस। और भी तकनीकें हैं, लेकिन ये बड्डी है। आप उन सभी सबसे बड़ी हिट फिल्मों के बारे में जानते हैं और फिर आपको वह आहापल मिलता है, खासकर जब आप इसे अंत में फ्रेम करते हैं तो सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण वास्तव में सिर्फ धन ले रहा है और इसे इंटरनेट पर डाल रहा है। बस इतना ही है। तब आपको शायद अधिक बार ये एहसास होता है कि रुको, पैसा इंटरनेट पे नहीं है। नहीं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपको ये नहीं बताता कि संवाददाता बैंकिंग और आप जानते हैं पैसे की आपूर्ति कैसे काम करती है, और लोग एक तरह से डर जाते हैं। जापान को पैसे भेजने की तुलना में जापान के लिए उड़ान भरना तेज है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, केन्या में मेरे एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि वह अपनी कार के पीछे नकदी रख सकता है और उसे तंजानिया तक तेजी से पहुंचा सकता है जितना कि संवाददाता बैंकिंग प्रणाली उसे वहां पहुंचा सकती है। यह हास्यास्पद है। यह एक उद्योग का अभियोग है। अब जब मैं तुम्हें सोफे पर बैठा हूं तो एक ऐसा विषय है जिसमें मेरी विशेष रुचि है। मैं एक तरह से, मुझे लगता है, वक्र को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं वास्तविक दुनिया की संपत्ति के टोकनकरण से जुड़ी हर चीज, और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है, RWA को टोकन देना कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? आगे बढ़ते हुए आपको क्या लगता है कि हम इस प्रक्रिया में कहाँ हैं? अगर हमारे पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मुझे यह शब्द विशेष रूप से पसंद नहीं है। आप जानते हैं, वास्तविक दुनिया की संपत्ति, इसका मतलब है कि बिटकॉइन एक वास्तविक दुनिया की संपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, पुरानी दुनिया की संपत्ति के बारे में क्या? हाँ, मुझे आकर्षक दो मुँहे बाल नहीं मिलेंगे। ये मेरी गलती है कि मैं या एक पांडित्यपूर्ण बनो। ये लो, यही सटीक वाक्यांश है। हाँ, ठीक है। तो वास्तविक दुनिया की संपत्ति को टोकन देना। चुनौती, रियल एस्टेट। मुझे 100% बांड मिलते हैं। चुनौती अभी भी भुगतान है। आप इसके लिए क्या भुगतान कर रहे हैं? आप टोकन कर सकते हैं। आप जानते हैं, वास्तविक दुनिया की संपत्ति, आप एक इमारत में शेयरों को ईमेल जितनी जल्दी स्थानांतरित कर सकते हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। समस्या यह है कि अगर आज शुक्रवार है और हम भुगतान करते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में सोमवार तक नहीं आएगा। शायद, अगर ये एक बड़ा भुगतान है। अगर ये एक छोटा खुदरा भुगतान है तो ठीक है। दुनिया भर में बहुत सारे तेज भुगतान प्रणालियां हैं, लेकिन आप जानते हैं उनके पास 100,000, 200,000 की सीमा है, जो भी विभिन्न क्षेत्राधिकारों में हो सकता है। इसीलिए यदि आप एक घर खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि एक बड़ी इमारत का एक हिस्सा भी, तो आपको 1 लाख रुपये, $500,000 की ज़रूरत है। इसीलिए तेज़ भुगतान प्रणाली आपके लिए उपलब्ध नहीं है। ये तब तक की चुनौती है जब तक आप कमरे में हाथी को संबोधित नहीं करते, जो कि नकद है। तो आपके पास केवल 3 पैरों वाला स्टूल है। आपके पास स्टूल नंबर 1 इंटरनेट है। आप आगे बढ़ रहे हैं स्टूल नंबर पर, लेग नंबर 2, क्षमा करें, स्टूल नहीं, ये एक लेग नंबर 1 है। लेग नंबर 2 वास्तविक दुनिया की संपत्ति है, और आप अभी भी लेग नंबर 3 को याद कर रहे हैं, जो भुगतान का साधन है। अंततः, हालांकि मुझे लगता है कि यह बिल्कुल परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन एक मायने में हम खुद को वापस शुरुआत में ला रहे हैं। आपने शायद कहानी सुनी होगी, लेकिन आप जानते हैं, दक्षिण प्रशांत में याप द्वीप, जिस तरह से उनका पैसा संचालित होता था, वह विशाल चट्टानें थीं। अगर आपने कभी राई पत्थरों के बारे में सुना है, और राई के पत्थरों का स्वामित्व मौखिक इतिहास द्वारा इधर उधर कर दिया गया था। मौखिक इतिहास, और प्रभावी ढंग से हम वही कर रहे हैं। तो आपके पास अपनी टोकन वाली संपत्ति है जो चलती नहीं है। इमारत नहीं हिल रही है, आप जानते हैं, आप उसे कहीं भी ले जा रहे हैं, लेकिन टोकन इसके चारों ओर प्रभावी ढंग से घूमते हैं, और टोकन उस मौखिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, या कम से कम एक डिजिटलीकरण और एक लोकतंत्रीकरण, मौखिक इतिहास का लोकतंत्रीकरण। और ऐसे बाजार हैं जो इस तरह काम करते हैं। सोना इस तरह काम करता है। आप जानते हैं, जितना सोना व्यापार किया जा रहा है वह एक ही तिजोरी में है। विडंबना यह है कि आपने इसे ज़मीन से खोदा है, आप इसे सलाखों में बदल देते हैं और फिर इसे वापस ज़मीन में तिजोरी में रख देते हैं। लेकिन प्रभावी ढंग से आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप बस लेबल इधर उधर घुमा रहे हैं। आप सोने की सलाखों वाले दराजों पर लेबल इधर उधर घुमा रहे हैं, लेकिन सोने की सलाखें वास्तव में नहीं हिल रही हैं। तो हम बस और सामान के साथ ऐसा करने जा रहे हैं। और फिर आप इस भुगतान समस्या का समाधान कैसे करते हैं? मेरी राय में ये स्टेबल कॉइन है। मुझे लगता है कि वहाँ है। फिर ये इतना कठिन नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर आपके अवरोधकों पर वापस आ जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये सब मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए है। ये वापस शिक्षा में वापस आने पर आता है। वापस शिक्षा के लिए, लोगों को उनके पूर्वाग्रहों से मुक्त करना, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ये सिर्फ पैसा और मूल्य इंटरनेट पर जा रहा है। लेकिन क्या सहस्वामित्व के मामले में नियामक न्यायिक चुनौती भी नहीं है? ये सच है। हालांकि यूके, इंग्लैंड और वेल्स, मुझे कहना चाहिए, मैं स्कॉटलैंड के लिए नहीं बोल सकता। हम थोड़े खराब हो गए हैं क्योंकि अंग्रेजी विधि आयोग ने एक बड़ा अध्ययन किया था। मैंने इसे नहीं पढ़ा है। ये लगभग 300 पेज लंबा है। मेरे पास इसके लिए पेट नहीं है।
लेकिन हमारे सामान्य वकील ने मुझे आश्वासन दिया कि यह एक अभूतपूर्व पठनीय है, लेकिन प्रभावी ढंग से वे एक नए प्रकार की संपत्ति के साथ आए, डिजिटल कमी, जिसे हम बनाने में कामयाब रहे हैं। आप जानते हैं, ये विचार कि डिजिटल चीज़ आपकी है। केवल एक डिजिटल डॉली लेने के बजाय आप कर सकते हैं Ctrl+C Ctrl+V। अब मेरे पास 2 डिजिटल डॉलर हैं। आपको लोगों को ऐसा करने से रोकने में सक्षम होने की आवश्यकता है, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स में अब इस नए प्रकार की संपत्ति की यह अवधारणा है और नतीजतन ये कानूनी व्यवस्था में काफ़ी अच्छी तरह से फिट बैठता है। अन्य क्षेत्राधिकार निस्संदेह इसका पालन करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर मोहित हूँ। टोकनकरण कुछ समय के लिए रहा है, टोकनकरण की अवधारणा हो गई है। आप जानते हैं हमारे पास आप जानते हैं सोने के प्रमाण पत्र और सामान, और जैसा कि आपने कहा, आप पुरानी दुनिया की संपत्ति के टोकनकरण के किसी न किसी रूप को देखने के लिए एक सहस्राब्दी में वापस जा सकते हैं। हाँ, मुझे लेने दो। एक बात मैं जल्दी से बहुत जल्दी झंडी दिखाऊंगा। बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, लेकिन वह जगह जहाँ यह वास्तव में परिवर्तनकारी होगा वह है बौद्धिक संपदा का टोकनकरण। मैं आपसे सहमत हूँ। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक रहस्य। मुझे औद्योगिक रहस्य पसंद है। हाँ, बिल्कुल। कोका कोला नुस्खा, यह एक अच्छा उदाहरण है। कॉपीराइट एक ब्रांड, काउचोनॉमिक्स, मास्टरकार्ड, यह एक ब्रांड है, हालांकि एक कोड बेस एक वीडियो गेम। तो चलिए सोनिक द हेजहॉग को लेते हैं। सोनिक द हेजहॉग एक ब्रांड है, सोनिक द हेजहॉग सेगा, और फिर आपके पास कोड बेस है जिसका आप कॉपीराइट कर सकते हैं, तो आप इसकी रक्षा कर सकते हैं, ये तुम्हारा है। अब जैसा कि मैं पहले कह रहा था, अगर आप उस बौद्धिक संपदा को टोकन देते हैं, हर बार जब कोई सोनिक द हेजहॉग को डाउनलोड करता है और वे एक स्टेबल कॉइन के साथ भुगतान करते हैं, या वे भुगतान के किसी ऐसे माध्यम से भुगतान करते हैं जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं और आप बौद्धिक संपदा से जुड़ सकते हैं, तो आप इसे मूल्य प्रदान कर सकते हैं। अब आप नकदी प्रवाह जानते हैं। अब बहुत सारे बैंकों के साथ समस्या यह है कि जब आप उन संपत्तियों के प्रकारों को देख रहे होते हैं जिनके खिलाफ आप उधार देने को तैयार हैं, लोग, संयंत्र, मशीनरी, वास्तविक संपत्ति, उन सभी प्रकार की चीज़ें, ये सब असली चीज़ें हैं। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप को देखें तो वे बौद्धिक संपदा कंपनियां हैं। मेटा, फेसबुक मेटा, एप्पल वगैरह वगैरह। आप जानते हैं एप्पल आईफोन्स नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन आईफोन्स बनाता है। एप्पल बस महान विचारों और ब्रांडिंग और बाकी सबके साथ आता है। बौद्धिक संपदा के खिलाफ उधार देना बहुत कठिन है। यदि आप भुगतानों को बौद्धिक संपदा से जोड़ सकते हैं तो आप इसका मूल्यांकन करना शुरू कर सकते हैं, तो आप मूल्य बना सकते हैं। वह अभी पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए अदृश्य है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप वित्तीय प्रणाली में क्रांति लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप निगमों को खोलना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महान फिल्म में निवेश करना चाहते हैं जिसके साथ डिज्नी बाहर आने वाला है, तो दुर्भाग्य से आपको जाना होगा, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से, ये शायद नैस्डैक नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से, और आप डिज्नी स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन आप थीम पार्कों से नफरत कर सकते हैं और आप डिज्नी द्वारा निर्मित हर दूसरी फिल्म से नफरत कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप फंस गए हैं। आपको डिज्नी स्टॉक खरीदना होगा। इसी तरह यदि आप एक नैतिक निवेशक हैं और BAE सिस्टम एक महान, या रोल्स रॉयस एक महान जेट इंजन के साथ आया है, दुर्भाग्य से आप इसमें निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि रोल्स रॉयस रक्षा और दोहरे उद्देश्य के सामान भी बनाता है। इसके बजाय यदि आप इस निगम को खोलना शुरू कर सकते हैं तो ये निगम अपनी बौद्धिक संपदा के टुकड़ों में आप चुन सकते हैं या चुन सकते हैं, मुझे वो फिल्म चाहिए, वो फिल्म, थीम पार्क नहीं, और निश्चित रूप से वो फिल्म नहीं। तो अब आप इन पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और आप इन बड़े निगमों को खोलना शुरू कर सकते हैं, और नतीजतन आपके पास ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जो सिर्फ बनाती हैं। हम सिर्फ फिल्में बनाते हैं। एक बार जब हम इसे बना लेते हैं तो कोई और इसे वितरित करता है, आईफोन्स के समान। मैं एक बेहतरीन आईफोन बनाता हूँ, कोई और उन्हें बनाता है, कोई और बिक्री के बाद सेवा करता है, या कोई और वित्त पोषण करता है। आप पूंजीवाद को उसके घटक भागों में तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यही मैंने सोचा था। तुम्हें पता है, यही सटीक विचार है। तुम्हें पता है, लगभग 2 साल पहले जब बातचीत पहली बार हुई थी, 2 या 3 साल पहले जब मैंने ये बातचीत शुरू की थी, तो टोकनकरण की इस पूरी अवधारणा के बारे में मुझे क्या पसंद आया, क्योंकि ये भी नहीं है, ये एक ऐसे स्तर पर परमाणुकरण है जो ये अभूतपूर्व है। और आप जानते हैं, हम कुछ स्तरों से शुरुआत कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी वो वास्तव में कला में, हाँ, और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, और संगीत, और इसी तरह आगे भी। बिल्कुल सही। मैं हमें वापस जोड़िया मार्केट्स में लाने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए आगे क्या है, अगले कुछ साल कैसे दिखेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, नए उत्पाद, नए बाजार क्या हैं के संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये वास्तव में काफ़ी पारदर्शी हो सकता है। तो आप जानते हैं, ये पिछले साल के मध्य में था जब हमें वास्तव में एहसास हुआ कि हमारा क्षेत्र क्या हो सकता है। हम ठीक कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा मिला है जहां हम वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकते हैं।
नंबर 1, ये हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली मुद्राओं की संख्या में वृद्धि कर रहा है। ये वास्तव में सरल है। हमारे पास एक संख्या है, हम संख्या को बड़ा कर रहे हैं। अगला वाला है, क्या आप संख्या को बड़ा कर रहे हैं या बैंक समर्थन कर रहे हैं? ये बैंक समर्थन कर रहा है। हाँ, स्टर्लिंग या स्विस फ्रैंक में बैंक खाता खोलना, ये बहुत आसान है। आसान? एफएक्स प्राप्त करना, और ये बहुत आसान है। यदि आप फिलीपीन पेसो या आप जानते हैं नाइजीरियाई नायरा जैसी अधिक चुनौतीपूर्ण मुद्राओं की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, समझ गया, जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप भुगतान प्रणालियों के साथ अपने एकीकरण को गहरा करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे तुर्की लीरा बैंक खाते यूके में हैं, वे अपतटीय हैं, लेकिन हमारे कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो अपतटीय बैंक खातों में निपटान करने में असमर्थ हैं। तो हमें एक ऑनशोर बैंक खाते की आवश्यकता है। हम नियामक दृष्टिकोण से पता लगाते हैं हमें क्या करने की ज़रूरत है। ऑनशोर बैंकिंग प्राप्त करने के लिए हमें स्थानीय नियामक को क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और नतीजतन हम अपनी मात्रा बढ़ाने में सक्षम हैं और धन को तेज़ी से स्थानांतरित भी कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। इस समय इसे प्रतिबिंबित करते हुए 90% से अधिक स्टेबल कॉइन बाजार दर बाजार पूंजी अमेरिकी डॉलर में मूल्य वर्ग है। नंबर 2 यूरो है, किसी को उम्मीद नहीं है। नंबर 3 तुर्की लीरा है। तो हमें उनके खिलाफ स्टेबल कॉइन के साथ 24 मुद्राएं मिली। हम स्टेबल कॉइन का मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ अवश्य उत्तीर्ण होंगे, कुछ नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन हमारा विचार और अधिक जोड़ना जारी रखने का है, और हम एक स्टेबल कॉइन आधारित विदेशी मुद्रा बाजार बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये अगली बात है। आखिरी हिस्सा, या आखिरी वाकई बड़ा हिस्सा है, बैलेंस शीट। इस समय बाजार में वास्तव में ज़्यादा बैलेंस शीट नहीं है। जाहिर है हम एक बैंक के स्वामित्व में हैं, लेकिन हम हमारे साथ साझेदारी करने और बैलेंस शीट को सही स्थिति में लाने में सक्षम होने के लिए रणनीतिक साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। तो आप प्राइम ब्रोकरेज और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसे तरीकों की तलाश कर रहे हैं। व्यापार उदाहरण, वे एक ऐसा भागीदार ढूंढते हैं जो हमें लदान के बिलों को टोकन देने में मदद कर सके। आप जानते हैं, डिजिटल प्रतिभूतियों में जाने के लिए विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों में हमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी, लेकिन टोकन वाले मनी फंड जैसी चीज़ें वास्तव में उस तरह की साधारण चीज़ें, और फिर टोकन वाली प्रतिभूतियाँ भी। इसलिए जब अन्य सभी बैंक अपने पीओसी कर रहे हैं और कार्बन क्रेडिट को टोकन दे रहे हैं, तो हम नगद बिट पर काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, मैं उन्हें खारिज नहीं कर रहा हूँ। हम भी उस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से हमारी थाली में इतना ही काफ़ी है। हाँ, मैं कहने जा रहा था, मैं ऐसा था, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, और ऐसा करते समय आपको न केवल नियामक बल्कि मालिकों और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना जारी रखना होगा। और बाजार किसी भी समय बदल रहा है, और नए ग्राहकों को भी सिखाएं। बिल्कुल सही। मैं पाने जा रहा था और वास्तव में बाजार का निर्माण कर रहा था, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ बाजार के निर्माण के बारे में है। ये केवल मौजूदा मांग की पूर्ति नहीं कर रहा है। और वैसे तो यही इसका आनंद है। हाँ, और यही आनंद है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से करता हूँ, गुप्त मांग। तो आपको वह सब अनलॉक करना होगा। बस। खैर, स्वागत है संयुक्त अरब अमीरात में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप पहले यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लगभग 1 महीने पहले चले गए थे। हाँ, ये सही है। हाँ, वह महीना 1 है और मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। बिल्कुल इसे प्यार कर रहा हूँ। और आप अबू धाबी में हैं। आप अबू धाबी के सही हिस्से में भी हैं। ठीक है, मेरा ये सुझाव नहीं है कि अबू धाबी का कोई गलत हिस्सा है, लेकिन जो बिट्स मैं जानता हूँ। तो स्वागत है। मुझे यकीन है कि मुझे आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा है। मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये उन कुछ सत्रों में से एक है जहां मेरा आवाज शेयर बहुत सीमित रहा है, जो आमतौर पर एक अच्छा संकेत है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग ट्यून करेंगे वे बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, और न केवल अंग्रेजी में, बल्कि आप अरबी और हिंदी में भी बोलेंगे। मैं अरबी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं यह सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे क्या सुनना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक बार भाषा सीख ली है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको अरबी सही मिली है? लेकिन आप जानते हैं, हम एआई एजेंसी के साथ काम करते हैं जिसे सिंटार कहा जाता है, और उन्होंने सीज़न की शुरुआत से ही हमारे लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है। इसने बहुत अच्छा काम किया है। परंतु निक, आने के लिए धन्यवाद। शुक्रन। शुभकामनाएं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और हम आपको फिर से देखने की उम्मीद करेंगे। यह एक खुशी की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, वह निक फिलपॉट थे, जो जोड़िया मार्केट्स के सह संस्थापक हैं, जो एक ओटीसी क्रिप्टो ब्रोकरेज है जो संस्थागत ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। जैसा आपने कहा, गली का आदमी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सत्र को बहुत जानकारीपूर्ण पाएंगे। निक जोड़िया वर्ल्ड से आगे निकल गए, टोकनकरण के बारे में बात की, स्टेबल कॉइन वगैरह के बारे में बात की। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगा। अलविदा। आपका दिन शुभ हो।